बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाजरीन, हम कोई भी काम करने से पहले 10 दफ़ा सोचते हैं। स्पेशली ख़वातीन जब कोई कपड़ा लेने लगती हैं तो वो देखती हैं कि ब्रांड कैसा है, ये कपड़ा पायदार है कि नहीं। इसी तरह अगर हमने फ़र्नीचर लेना होता है तो हम पूरे मार्केट का सर्वे करते हैं। इवन हम बैठ कर भी देखते हैं कि ये फ़र्नीचर पायदार है, मज़बूत है या नहीं। और इसी तरह ज़िंदगी के दूसरे मामलात भी हैं, लेकिन जब बात आती है खाने की तो हम आंखें बंद करके सब कुछ खा लेते हैं विदाउट थिंकिंग कि इसमें कितनी कैलोरीज़ हैं, इसमें जो ऑयल यूज़ किया गया है वो किस ग्रेड का है, और इसमें जो मसाला जात इस्तेमाल हुए हैं क्या वो मुज़र सेहत तो नहीं है, इस खाने में चिकनाई की मिक़दार कितनी है। कहा जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट, यानी कि आपकी जो बैरूनी हालत होती है वो आपके अंदरूनी हालात का पता देती है। और यही वजह है कि द मोमेंट यू वॉक इन टू अ डॉक्टर्स ऑफिस तो वो आपके बाल देखकर, आपकी आंखों की रंगत, आपके चेहरे की रंगत, यहाँ तक कि जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह से आप चलते हैं, आपके नाखूनों की जो शेप है, इसकी जो सरफेस है और आपकी जो जिसामत है, इसे देखकर डॉक्टर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता सकता है कि जो पेशेंट के अंदरूनी मामला हैं वो कैसे हैं, कहीं कोई बीमारी तो नहीं है पेशेंट को। और यही वजह है कि अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी, और इसी तरह बुरा खाना जो है, मुज़र सेहत खाना, वो आपको बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला कर देता है। और यही बात हम अपने हर प्रोग्राम में आपको बताते रहते हैं कि जिस दिन आप अपने खाने में चिकनाई की मिकदार कम कर देंगे तो आपके खून के शरियानों में जो फ़ैट की लेयर है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह मज़ीद ढेर सारी हेल्थ रिलेटेड टिप्स हम आपको देंगे अपने प्रोग्राम में, साथ साथ लाइव कॉल्स का सिलसिला भी जारी रहेगा। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे खुसूसी गेस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब, जिनको उनकी खिदमात के नतीजे में हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। RIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं, FIC को भी कमांड कर रहे हैं। आजकल मेडिके कार्डियक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद को हेड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है। जज़ाकल्लाह सर। जिस तरह कि मैंने कहा कि एक खाना जो है वो हमें बीमार भी कर सकता है और हमें सेहत की तरफ भी लेके जा सकता है, तो आपका क्या ख्याल है बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट? आप क्या कहते हैं कि क्या वाकई ऐसा है कि खाना जो है वो हमें बीमार भी कर सकता है और सेहत भी बख्श सकता है? जी जी बिल्कुल। वो कहते हैं कि खाने को जो है वो एक तो आप खाने को एंजॉय करना चाहिए, और बशयारखोरी जिसमें ज़्यादा खाना है उससे बचना चाहिए, और सेहतमंद खाना यानी जिसमें कभी कभी आप जो है वो जंक फूड कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपका जो सादा खुराक होनी चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आपको खाना शुरू में आपने दवाई समझ के खाया तो आपको बाकी ज़िंदगी दवाइयों की ज़रूरत नहीं अच्छा, पड़ेगी। बड़ी अच्छी बात की और आपने। ये वाला जो अगर तरीके से खाएं, देखें आप हर खाना खाएं, थोड़ी मिकदार में खाएं, ठीक। और हर खाना चखें, उसका जायका आप एंजॉय करें, लेकिन वो जो आपकी सेहत के लिए मुज़र है उसकी फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी कम होनी चाहिए, यानी कि वो कम खाया जाए। महीने में एक दफ़ा हो गया, 2 हफ्ते में एक दफ़ा हो गया, 2 महीने में एक दफ़ा हो गया। ज़्यादातर जो है वो आपकी सादा खुराक होनी, जिसमें चिकनाई कम होनी चाहिए, गोश्त का इस्तेमाल कम होना चाहिए, सब्ज़ी और दालें और फ्रूट और सलाद का इस्तेमाल रहना चाहिए। जितनी कुदरती चीज़ें हैं, जो कुदरती अज़ा हैं, जो कुक्ड नहीं है, जो पकी नहीं है, उसमें ज़्यादातर आपकी सेहत का राज है। सही। तो आप रॉ किस्म की वेजिटेबल्स हैं, रॉ किस्म का फ्रूट है, वो सारे का सारा खाएं आप। जैसे आजकल मूलियां हैं, गाजरें हैं, शलगम है, ये ऐसी चीज़ है, सैलड है, जिससे आप अपना पेट भरें, और इसी में आपकी सेहत है, और ये आपको ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों से और शुगर से बचाती है, और इसी में आपका इलाज होता है। और अगर कोई बीमारी आपकी नालियों में चल रही है या ब्लॉकेज चल रही है तो इसमें चंद अज्जा ऐसे होते हैं फ्रूट, सब्ज़ी और सैलड में, कि जाके उन सेल्स को मार देती है और आपका कुदरती तौर पे इलाज हो जाता है। सही। तो ये इसी में कुदरत ने इलाज भी रखा हुआ है। जो कुक्ड फूड है उसमें ज़रा उसके अपने इश्यूज़ हैं, कुछ है जो कि थोड़ी मकदार में खाएं तो आपके लिए सेहतमंद है, लेकिन अदरवाइज़ ज़्यादा मकदार में खाएं तो वो आपके लिए नुकसान का सबब बनती हैं। वो लोग जो गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चिकनाई का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें जवानी में ही दिल की बीमारियां, अच्छा। शुगर की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारियां शुरू हो जाती है, और मोटापा शुरू हो जाता है। मोटापा फिर हर बीमारी का जड़ है। अच्छा। मोटापा होगा तो शुगर होगी, मोटापा होगा तो ब्लड प्रेशर होगा, मोटापा होगा तो आपको दिल की बीमारी होगी, मोटापा होगा तो आपको फालज होगा, पित्ते में पथरी होगी, और देन उसके साथ साथ आपके जोड़ जवाब देने शुरू कर देंगे। यानी बिल्कुल। वो आपका बेसिकली जो आपका जिस्म बना है, और एक वज़न के लिए 60, ख्वातीन के लिए 50 से 60 kg, अच्छा। और मर्दों के लिए 60 से 80 kg। सही।
इस से ऊपर जब जाता है तो जोड़ जो है उनके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ना शुरू हो जाते हैं, मोरे वो जो है डिजनरेशन, उनकी वेयर एंड टेयर शुरू हो जाती है, यानी टूटना शुरू हो जाते हैं, घुटने टूटना शुरू हो जाते हैं, आपके टखने टूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने वजन के लिए बने ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। वेस्टर्न कंट्रीज़ में मैंने देखा है कि वहाँ पर वो ओबेसिटी कंट्रोल करने पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और उसकी यही वजह है कि ओबेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इलनेसेस। हम हमेशा से बताते हैं कि अगर आपका मोटापा होगा, जिस तरह कि आपने बताया, तो बहुत सारी बीमारियाँ आपको बहुत जल्दी लग जाएंगी, और इसी वजह से आपने मोटापे को कंट्रोल करना है, चिकनाई का इस्तेमाल कम करना है। और आपने जिस तरह से कहा कि सब्जियों का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है, इसी तरह जो मौसम का फ्रूट है वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है। और मैंने देखा है कि आजकल कुछ इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं कि वो खाना लाने से पहले आपके सामने सैलड ला के रख देते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड हैबिट। घर में भी नाज़रीन आप इस तरह से कीजिए कि खाना सर्व करने से पहले अगर आप टेबल पर सैलड रख देते हैं, तो ये होगा कि जो भी खाने का वेट कर रहा है वो सैलड खाना शुरू कर देगा, और जो थोड़ा सा जो फीलिंग हो टाइम जाएगी। है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आप जो है सैलड कंज्यूम कर लेंगे तो फिलिंग हो जाएगी। इसी तरह मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि अगर आप मीठा भी, अगर मीठे के शौकीन हैं, तो थोड़ा सा मीठा खाने से पहले खा लीजिए, तो उससे ये है कि आपको फिलिंग एक इफ़ेक्ट आ जाएगा, आप जो है खाना कम खाएंगे। अच्छा सर, हमने बात की चिकनाई की, थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो शुगर है वो जो खाने से आपको मिलती है, हर खाने में कोई ना कोई शुगर होती है और उसकी डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, तो ये शुगर कितने अरसे में आपके दिल को डैमेज कर देती है? यानी कोई ख़ास टाइम पीरियड है जिसमें ये डैमेज यही करती बड़ा है? अच्छा सवाल है। जब आपको शुगर डायग्नोज होती है तो वो पहले से पिछले 2-3 साल से चल रही होती है, और आपको आज आके पता चला है। और कुछ को तो साल साल गुजर जाते हैं, पता नहीं चलते, वो टेस्ट ही नहीं करवाते कि मुझे तो शुगर हो ही नहीं सकती। कुछ लोग कहते हैं मुझे शुगर हो ही नहीं सकती क्योंकि मैंने टेस्ट ही नहीं करवाना। तो वो वाली जो चीज़ें, जब वो एटीट्यूड होगा तो फिर आप उस वक्त पता चलेगा जब डैमेज हो चुका होगा कि आपको शुगर उस वक्त डायग्नोज होगी जब आपको हार्ट अटैक हो चुका होगा, शुगर उस वक्त डायग्नोज होगी जब फॉलेज हो चुका होगा, या फिर इसी तरह की बहुत सारी टांग की नालियाँ या बाजू की नालियाँ बंद हो, या फिर नज़र आपकी चली जाए, या गुर्दे फेल हो जाए। शुगर फिर वहाँ से डायग्नोज होती है। अच्छा, ये गुर्दे कैसे फेल हो गए? पता चलता है ये तो शुगर बहुत हाई है और कितने सालों से हाई चल रही है, उसका इलाज ही नहीं किया और गुर्दे फेल हो गए। ये वाली जो चीज़ है, इसलिए जब भी आप अपने डॉक्टर के पास हैं, अगर आपने 3 महीने पहले शुगर चेक करवाई है और आपकी शुगर नॉर्मल आई है, तो आप और फैमिली हिस्ट्री आपकी शुगर की है, तो आप अपनी 3 महीने के बाद फिर शुगर जरूर चेक करवा लें। एक जो शुगर चेक करवाने वाली आजकल होती है वो 3 महीने के, जिसे हम HbA1c कहते हैं, वो जरूर। कई दफ़ा जो नॉर्मल आप शुगर चेक करवाते हैं वो ठीक आती है, और 3 महीने का जो एवरेज शुगर कंट्रोल है वो ख़राब आता है, यानी वो ऊपर 6 से ऊपर चला जाता है, तो फिर उसमें यह कि गड़बड़ है और आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सर यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद खताब कुरैशी बात कर रहा हूँ जी, जिला मानसरत। जी, सवाल पूछिएगा। जी जी, डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, मैंने चेकअप कराया, मेरा दिल बढ़ रहा है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि मैंने क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ है। परहेज तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक है। एज क्या है आपकी? एज मेरी 52 है जी। कोई सिम्टम्स भी आ रहे हैं, अलामात आ रही हैं कोई आपको? वैसे दर्द होता है मुझे, बास टाइम दर्द होता है ना। अच्छा, ठीक है। ख़ानदान में किसी को दिल का मसला है? नहीं जी, हमारे खानदान में जी। ठीक है। एको पे उन्होंने क्या बताया कि दिल कितने % काम कर रहा है? दिल ठीक काम कर रहा है या अफेक्टेड है? परसेंटेज तो उन्होंने नहीं बताया, कि उन्होंने बताया कि दिल आपका बढ़ रहा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, ऐसे शरियाने वगैरह ये वो ठीक है। अच्छा, तो कोई आपको शुगर परहेज ज़्यादा तो नहीं करना है? जी जी, शुगर तो नहीं है आपको? शुगर नहीं है। अच्छा, ठीक है। सिगरेट तो नहीं? जी सर। ब्लड प्रेशर होता है। स्मोकिंग करते हैं आप? जी जी, स्मोकिंग करते हैं आप? हाँ नहीं, स्मोकिंग कोई नहीं करता हूँ। अच्छा, वॉक वगैरह करते हैं? जी जी, वॉक वॉक का डॉक्टर साहब ने बताया हुआ है मुझे। ठीक है। अच्छा, कोई हमारा सांस इलाका ही लेने में तकलीफ भी होती है आपको? बाल टाइम ये होता है ना जी, कि मुझे आगे पीछे बाल टाइम दर्द हो जाता है ना, ठीक उसके है। लिए उन्होंने कहा कि आप कोई दवाइयाँ वगैरह दी हैं उन्होंने आपको इस्तेमाल के लिए? दवाइयाँ, मुझे ऐसी सच कोई ऐसी दवाई नहीं दी, कोई दर्द के पेन किलर कोई है वैसे। सही है, ठीक है। चले आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी सर। हाँ जी, ये उन्होंने आई थिंक इनका जो एक्को वगैरह तो वहाँ पे नहीं हुआ, और ज़्यादातर उन्हें बताया गया एक्सरे हुआ होगा, बताया गया होगा कि आपका दिल बढ़ गया है। सही। जब बहुत सारे लोग जब एक्सरे करवाते हैं तो उस पर कुछ लोगों का अगर वो पोजीशन सही नहीं है, खड़ा सही नहीं करते, और तो रोटेशन थोड़ी सी हो जाए तो हार्ट एंड लार्ज या दिल बड़ा हुआ लगता है।
तो जो उसको बेस्ट तरीका, अच्छा तरीका जो है उसको डायग्नोज करने का, वाकई दिल बड़ा हुआ है कि नहीं है, तो वो है एकोकार्डियोग्राम, जो दिल का अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। और उसमें सही पता चलता है कि दिल का साइज़ नॉर्मल है और दिल जो है वो सही 100% काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, दिल के कोई हिस्से बड़े हुए तो नहीं है, और उसके जो मेन पंप है जो पूरे जिस्म को खून पहुँचाता है उसमें कोई कमी तो नहीं आई। तो इसमें जो एक्सरे पे डायग्नोज करना वो मरीज़ पॉसिबल परेशान हो नहीं जाते है हैं, तो जी। इसलिए जब भी कंफर्म करना तो एको करना चाहिए। नहीं चाहिए कि जैसे शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, सिगरेट नहीं पीते, वॉक कर रहे हैं, आई थिंक उसमें इन्हें वॉक जारी रखनी चाहिए। और एक दफ़ा जाके डॉक्टर साहब, जो दिल के डॉक्टर साहब हैं, उनके पास जाएं और ईसीजी करवाएं और एको टेस्ट जिसे हम अल्ट्रासाउंड दिल का कहते हैं वो ज़रूर करवाएं। और हो सकता है इनका कुछ भी ना निकले, लेकिन अगर चलने से सीने में दर्द होता है और कोई चढ़ाई चढ़ें या वज़नी चीज़ उठाएं और सीने में दर्द, जिसे हम एंजाइना कहते हैं, तो फिर इनको फिर बाकी टेस्ट जैसे स्ट्रेस टेस्ट है, इको टेस्ट है, ईटीटी टेस्ट है, वो करवाना चाहिए। और अगर उसमें कोई तब्दीली आए या उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आए तो फिर इन्हें आगे फर्दर सीटी एंजियो या एंजियो क्योंकि करवाना चाहिए। इनकी लेकिन जो एज भी बेस्ट इनके ऐसी लिए है। करने वाली है ईसीजी और एको और अपने ब्लड टेस्ट करवा लें। ठीक है, यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं और सवाल पूछें अपना। मैं बुशरा जबीन पिंडी घेप से बात कर रही हूँ। जी जी, सवाल पूछे। जी, मेरा सवाल है कि दिल के अमराज में याददाश्त मुतासिर होती है? अच्छा, क्या ठीक है। दिल के अमराज में याददाश्त मुतासिर होती है? ठीक है। खानदान में किसी को दिल का मसला है, किसी की याददाश्त खराब हुई है, इस हवाले से कुछ हुआ है आपकी फैमिली में? इलेक्ट्रिक हैकिंग से वो जिसम और रूह ले जाते हैं, टुक टू दी अनदर प्लेस, टुक टू दी अनदर एटमॉस्फेयर, टुक टू दी अनदर सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, क्या सवाल इनका क्या था? सवाल ये है कि अगर दिल का कोई मसला हो तो क्या उससे मेमोरी इफेक्ट हो सकती है? जिस तरह के बाज़ औक़ात स्ट्रोक से, आपको वैस्कुलर स्ट्रोक जब होता है तो आपकी याददाश्त मुतासिर होने लग जाती जी है। जी बिल्कुल। आई थिंक जैसे दिल की बीमारी होती है, हार्ट अटैक होता है, दिल की नालियां बंद होती हैं, इसी तरह दिमाग में जो नालियां हैं वो भी बंद होती हैं, और उसमें भी एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस या ब्लॉकेज वाला जो प्रोसेस है वो होता है। और कई दफ़ा छोटे छोटे जो है वो स्ट्रोक्स होते रहते हैं, उससे आपकी मेमोरी इफेक्ट होती है। कई दफ़ा कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो दिल वाले मरीज़ लेते हैं, जिसमें से कुछ को आई थिंक लेस दैन 1 और 2% को मेमोरी पे असर होता है और कंसंट्रेशन पे असर होता है। तो इसलिए ये कोई ख़ास बात नहीं है, ये बीमारी का हिस्सा है एक मेमोरी का इफेक्ट होना। और कई दफ़ा जो है वैसे ही लोगों की उम्र के साथ साथ जो मेमोरी है वो कमज़ोर होती चली जाती है, और उसमें से कुछ लोग चाहते हैं कि दवाइयाँ लेके मेमोरी को ठीक करें, तो दवाई कोई ऐसी नहीं है जो मेमोरी को स्ट्रेंथन या उसे ताकतवर बनाती हो। तो इसलिए अपनी जो बीमारी है उसका इलाज करें और अपनी जो मेंटल एक्सरसाइज हैं, जो ब्रेन की एक्सरसाइज हैं, वो करते रहें, तो आपकी मेमोरी ठीक रहेगी। बिल्कुल, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को बिज़ी रखें। कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेज भी हैं, जिस तरह के जो वर्ड गेम्स होती हैं वो आपको हेल्प करती हैं, लेकिन अदरवाइज़ आप ऐसी कोई दवाई नहीं है जो कि मेमोरी लॉस को या जो डैमेज हो चुका है उसको रिवर्स कर उसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा आई थिंक इवेंट्स है, मेंटल एक्टिविटी जो आपकी होती है, हिसाब किताब उसको करें, फिर कुरान शरीफ पढ़ें, फिर कुरान शरीफ की आयत को याद करें, और आयत को याद करें जो पुरानी आपकी आयत याद की हुई थी उनको बार बार रिपीट करें, तो आपकी एक मेंटल एक्सरसाइज होती है, और उसमें से आपका जो दिमाग है वो बहुत एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल, जिस तरह कि हम कहते हैं कि जिस्म की एक्सरसाइज इस तरह से है कि आपने वॉक करनी है, तो ब्रेन की जो एक्सरसाइज है वो ये है कि आपने कोई मेंटल एक्टिविटी करनी है। जिस तरह कि आपने कहा कि हिसाब कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करें। छोटे मोटे टेस्ट जो हैं वो आपको बड़े आराम से इंटरनेट पे कुछ इस तरह की गेम्स हैं जो कि आप कर सकते हैं, और वो बड़े और बूढ़ों के लिए होती हैं, स्पेशली इस मकसद के लिए डिज़ाइन की गई होती हैं। सर, हम एको की बात कर रहे थे कि एको पर पता चलता है कि दिल कितने % काम कर रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि दिल कितने % काम कर रहा हो तो इंसान एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है? देखिए, जो हम एको पे एक परसेंटेज होती है जो कि जाहिर करती है कि ये दिल नॉर्मल है और 100% सही काम कर रहा है, और वो होता है 60%। अच्छा, 60% से कम होता है कि दिल का कोई हिस्सा जो है उस पर कोई असर हुआ है बीमारी का और कमज़ोर हुआ है। ठीक। तो उसमें से फिर जब ये 30 या 35% से कम हो जाए तो हम कहते हैं ये बहुत कमज़ोर हो गया, और उसमें से जो आगे जाके प्रोसीजर जो करना हो, जैसे स्टेंट डालना हो या बाईपास करना हो, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन ऐसे 30 या 35% हो, और वो अच्छे पेशेंट, डिसिप्लिन पेशेंट होते हैं
जो अपनी खुराक का ध्यान करते हैं और मेडिसिन अपनी बाकायदगी से लेते हैं और जो उन्हें एहतियात बताई होती है उस एहतियात को फॉलो करते हैं, तो साल साल फर्स्ट क्लास एज नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। ये मरीज़ पे बड़ा डिपेंड करता है कि मरीज़ का एटीट्यूड क्या है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ना, मेंटल जो आपका ये होता है जी, कि एक तो होता है ना, किसे बता दें कि उसे बिल्कुल मामूली सी भी दिल की बीमारी है, उसे कहते हैं बताने के लिए, उसे पता हो कि जी कि आपको बीमारी है लेकिन बड़ी थोड़ी सी बीमारी है, कोई फिक्र वाली बात नहीं है, तो बस उसकी दिल की बीमारी याद रहती है, थोड़ी या कमज़ोर याद नहीं रहता। और वो सर पे उस पर इतना सवार कर लेता है कि उसके लिए वो बीमारी इतनी तकलीफ देनी होती है, जो नफ्सियाती दबाव उस पर होता है वो उसके लिए तकलीफ दे होता है। ये चीज़ें जो है स्पेशली डॉक्टर्स जब कम्युनिकेट करते हैं पेशेंट्स को या पेशेंट को बीमारी के बारे में बताते हैं, तो उन्हें बड़ा टैक्टफुल होना चाहिए कि क्या पेशेंट जो मैं बात बता रहा हूँ उसको पॉजिटिवली लेगा, क्या उसे वो हज़म कर भी सकता है कि नहीं हज़म कर सकता। अगर नहीं हज़म कर सकता तो उसके तरीके से बताएं जिसमें उसको वो रिलैक्स करें, ना कि उसे और फर्दर टेंस करें। ये चीज़ें जो है कम्युनिकेशन में और डॉक्टर्स को कन्वे करने में मरीज़ को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसका नेगेटिव जो इम्पैक्ट है या इफेक्ट है जो मरीज़ के ज़हन पे होता है उससे आपने बचाना होता है। कई दफ़ा मरीज़ ना होते हुए भी वो मरीज़ बन जाता है। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही हमें, आप दोबारा कॉल कीजिएगा। अच्छा सर, आपने बात की कि दवाइयाँ ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, तो वो लोग जिनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, उनको स्टेंट पड़े हैं, तो क्या उनको हमेशा ताउम्र ये दवाइयाँ इस्तेमाल करनी होती हैं? क्योंकि कुछ ऐसे भी हमारे कॉलर्स आए कुछ प्रोग्राम्स में जिन्होंने कहा कि हम खाने पीने से ही चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इज़ नहीं इट नहीं नहीं, पॉसिबल? दवाई देखें जी, ये दवाई बीमारी जो आपको दिल की बीमारी लगती है ना, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है और ब्लॉकेजेस वगैरह है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस है, ये सारी उम्र की बीमारी है, ये ठीक है। चलती रहती है और बढ़ती रहती है, उम्र के साथ साथ बढ़ती रहती है। उसको कंट्रोल करने का, स्पीड कम करने का एक ही तरीका है कि आप दवाई बाकायदगी से लें और सारी उम्र लें और सारी उम्र एहतियात करें। यानी बीच में से आप जो छोटा चीज़ें जो एहतियाती करते हैं वंस इन अ वाइल वो हो जानी चाहिए, जिसे हॉलीडे पीरियड कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आपको एहतियात करनी चाहिए और दवाई से सारी उम्र खानी चाहिए। देखिए हम बहुत सारे, ये सिर्फ आई थिंक अनपढ़ हमारे मरीज़ों का भी नहीं ये मसला, ये पढ़े लिखे लोगों का भी ये मसला है कि वो कुछ अरसे के बाद दवाइयाँ बंद कर देते हैं। जी मैंने कहा क्या ज़रूरत है, मुझे तकलीफ़ तो है नहीं है, तो फिर वो तकलीफ़ के साथ आते हैं, हार्ट अटैक के साथ आते हैं, उनकी इलाज हो चुका है, नाली खुल चुकी है, स्टेंट सही काम कर रहे हैं फर्स्ट क्लास, सडनली उन्होंने दवाई बंद कर दी और उनके स्टेंट बंद हो गया और हार्ट अटैक हो गया। तो ये दवाई का जारी रखना बहुत ज़रूरी है, और वो डॉक्टर जिसने आपको ट्रीट किया, जिसने स्टेंट डाला, उसकी पूछे बगैर आपने कोई दवाई बंद नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पर कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ डॉक्टर साहब। जी, नाम बताइएगा और सवाल पूछिएगा। जी, नसीम शाह। जी, सवाल पूछिए। जी, सवाल ये है कि मेरे हार्ट के ना 60% जो है ना वॉल्व जो हैं उनमें वो बंद है सर। अच्छा। और इसका नाम है, स्टंट तो नहीं डाले उन्होंने, तो CMH में मैंने डॉक्टर साहब से दिखाया है। ठीक है, दवाई दी है उन्होंने कोई? जी, दवाई दी है। ले रही हैं आप दवाई? दवाई मैं ले रही हूँ आराम। सर। आराम है उससे? और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कोई दर्द सीने में होती है ना बाजू में, सिर्फ ये कि सांस चढ़ता है मुझे। ठीक है, अच्छा, इस वजह से मैंने ये पूछना है डॉक्टर साहब से। ठीक है। उम्र क्या है आपकी? जी मेरी 80 है। अच्छा, 80 ठीक है। आपकी आवाज़ तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है, 80 के लिहाज से आप बड़ा अच्छा एनर्जेटिकली बोल रही हैं। ये बताइएगा, शुगर तो नहीं है आपको? जी शुगर मुझे है, शुगर तो बड़े सालों से है। अच्छा, कंट्रोल्ड है? शुगर मेरी कंट्रोल रहती है, कभी लो हो जाती है ठीक है, तो, लेकिन शुगर मेरी कंट्रोल रहती है। एको ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई दी हुई है उन्होंने, ब्लड प्रेशर की भी दी हुई है। और एको वगैरह हुआ है आपका? जी एको हुआ है। अच्छा, उस एको पर क्या ठीक रिजल्ट आया है? एको ठीक था। अच्छा, ठीक है। तो आपने डॉक्टर को बताया कि आपको सांस चढ़ रहा है इस तरह से? डॉक्टर साहब ये कोई मुझे 5-6 दिन से सांस चढ़ रहा है। ठीक है। नींद में आंख तो नहीं खुल रही आपकी? जी नींद में आंख तो नहीं खुल जाती आपकी? नहीं डॉक्टर साहब, नींद तो मुझे आती है, ठीक आती है, बिल्कुल सही अच्छा, आती है। ठीक है, ठीक है। वॉक वगैरह करती हैं कोई? जी वॉक वगैरह करती हैं कोई? मैं बस थोड़ा बहुत चलती हूँ, जो ठीक है। जाती हूँ घर के अंदर ही,
ठीक ज्यादा मैं वही है ना कि सांस चल जाता है मुझे। हाँ ठीक दवाइयाँ है, बता सही दें। है। दवाइयाँ कौन कौन सी इस्तेमाल कर रही हैं, जरा नाम बता सकती हैं? लो ब्लड प्लस है हम्म, और इंडोर है ठीक है। और एक्सटोर है। अच्छा ठीक है। एक्सटोर उसके लिए ब्लड प्रेशर के लिए है। इंडोर जो है वो उन्होंने कहा है कि ये उसको खोलती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी आई थिंक ये अभी अच्छा है कि इनकी जो एंजियोग्राफी की जो रिपोर्ट है उसमें नालियाँ जो इनकी बंद है 60% है। हम नॉर्मली 70% या 70% प्लस पे जाके स्टेंट वगैरह डालते हैं। तो ऐसा इन्हें चलने से सीने में कोई दर्द वर्द नहीं होता और एको भी इनका ठीक है। माशाल्लाह एज इनकी काफ़ी है और कई दफ़ा होता है कि जो दवाइयाँ शुरू करें उससे भी कई दफ़ा सांस फूलनी शुरू हो जाती है। ठीक है। वो डॉक्टर साहब से मशवरा करके देख लें और नॉर्मली ऐसी कोई दवाई ले नहीं रही। कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ी सी सांस की तकलीफ़ होती है, जैसे एलर्जी होगी मिट्टी धुएं से या ठंड से एलर्जी हुई तो बिल्कुल। नाली सुकड़ जाती है, एस्थमा टाइप पिक्चर हो जाती है और आपकी सांस ख़राब हो जाती है, उस तरह की चीज़ हो सकती है। लेकिन अदरवाइज़ अगर इनकी एक्को ठीक है, मेडिसिन ये सही खा रही हैं तो उसमें सांस आई थिंक ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई स्टेमिना वगैरह या ऐसी कोई चीज़ है जो वो कम हो जाता है चलने से और स्टेमिना नहीं होता, नहीं चलते आप रूटीन में तो आपकी सांस फूल जाती है। लेकिन इसमें जो बड़ा ज़रूरी है कि इन्हें अपना ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करते रहना चाहिए। है। कई दफ़ा जब आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है उससे भी सांस फूल सकती अच्छा। है। तो कोशिश करें कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 140/90 से नीचे रहे और नमक का इस्तेमाल कम हो। और इसमें दिन में कोशिश ये करें कि 15 से 20 मिनट या आधा घंटा जो है घर के अंदर या कमरे के अंदर ये चहलकदमी कर लें तो उससे इनका स्टेमिना बनता चला जाएगा। ये कोई टेस्ट वगैरह भी इनको करवा लेने आई चाहिए? थिंक इनके एक्को हुआ है, एंजियोग्राफी हुई, बाकी टेस्ट ठीक है। कई दफ़ा खून की कमी हो तो सांस फूलना शुरू हो जाता है। लेकिन एज इनकी ऐसी है जो कि आई थिंक थोड़ा सा मेडिसिन भी एडजस्ट होते में टाइम लगती है। तो उसमें से स्टेमिना जो इनका इन्होंने नहीं बताया कि रिसेंटली इनकी एंजियोग्राफी हो। कई दफ़ा जब आपकी एंजियोग्राफी होती है तो 1-2 हफ्ते लगते हैं ठीक होने में। शुरू में सांस फूलती है, कमज़ोरी महसूस होती है, फिर जो ही फ्लश आउट होती है वो डाई जो हमने दी होती है तो उसके बाद सांस भी ठीक हो जाता है और कमज़ोरी भी ठीक हो जाती है। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? जी जी मेरा नाम मजीद मलिक है जी, सवाल पूछे। मेरा ये सवाल है डॉक्टर साहब से। जी जी हाँ जी, ये बात हो रही है ना? जी जी बिल्कुल हो रही है, आप सवाल पूछिएगा। और कहाँ से बात करें आप? मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ ठीक है। और मेरा नाम मजीद मलिक है। मैं 63 ईयर्स ओल्ड हूँ, ठीक है। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। हम्म। और मेरा ये है कि मेरा जो है ना, मैंने एक दफा वो अपना इको करवाया। इको तो मैंने कई दफा करवाया, लेकिन पहले शफा इंटरनेशनल से, फिर लास्ट टाइम जो है वो मारूफ हॉस्पिटल से। ठीक है, क्या रिजल्ट आया है उसका? हॉस्पिटल में उन्होंने जो है वो इको में मुझे बताया कि आपका जो है हार्ट जो है वो एनलार्ज थोड़ा सा हो रहा है लेफ्ट साइड से। सही। क्या इसका कोई इलाज है? मेरा सांस थोड़ा सा फूलता है, मुझे लोग कहते हैं, मुझे इतना फील नहीं होता। वजन कितना है आपका? कहते हैं कि यार आपका सांस बड़ा फूला हुआ है। वजन कितना है आपका? वजन तो नहीं ज्यादा, वॉक वगैरह करते? बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है जी। मैंने सारी जिंदगी सिगरेट नहीं हाथ लगाया किसी। ब्लड प्रेशर शुगर तो नहीं है? ठीक है। बिल्कुल। और ब्लड प्रेशर या शुगर वगैरह तो नहीं है आपको? नहीं, मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो रही है कुछ, और मैं उसकी एमटेंसन जो है वो 5/40 ले रहा हूँ और कंट्रोल रहता है, ले रहा हूँ। कंट्रोल्ड रहता है बीपी? सीने में कभी दर्द वगैरह तो नहीं आया आपको इसके साथ? जी ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। कुछ नहीं फील होता कि मेरा सांस फूला हुआ है। लेकिन लोग कहते हैं कि यार तुम बड़े चल के तेजी से आ रहे हो, क्या कोई वजह है? टेस्ट वगैरह करवाए हैं आपने? उसमें ये बताएं कि एको में उन्होंने कितना बड़ा होता है, साइज बता सकते हैं क्या? कोई साइज बता सकते हैं कि एको में उन्होंने क्या बताया था कि कितना बड़ा हुआ है? आपने कहा लेफ्ट साइड से बड़ा हुआ है। वो टर्मिनोलॉजी का तो अंदाजा नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि मैं कुछ जो है दोबारा एक दफा चेक करवा के ठीक है, तो डॉक्टर साहब के पास आऊँ। चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप हमें कॉल करें तो अपना नुस्खा और अपने रिपोर्ट्स जो है वो सामने रखा करें, फिर हमें आसानी हो जाती है बताने में। जी सर। जी देखें, इनका आई थिंक एक जो वजह इनके हार्ट की थोड़ा सा बढ़ने की वजह हो सकती है इलाज होने की, वो ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर। जिनका कंट्रोल रहता है बड़ा कम होता है कि उनका हार्ट बढ़े, यानी 140/90 से नीचे रहना चाहिए। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनी मेडिसिन रेगुलर लेते रहें। इसमें सिम्टम्स कोई नहीं होते ब्लड प्रेशर में, आपने सिर्फ दवाई खानी होती है और ब्लड प्रेशर चेक करवाना होता है।
तो जब देखना पूछने का ये मकसद था कि साइज़ कितना है, अगर साइज़ थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो फिर फिक्र वाली कोई बात नहीं, आपने सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। अगर ज़्यादा बड़ा हुआ है और उनकी सांस फूलती है तो फिर उसके लिए हम मेडिसिन डायूरेटिक या ऐसी कोई चीज़ जो है पेशाब आवर जो गोली है वो देते हैं, वो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करती है और ये सांस वाला जो मसला है ये भी बेहतर होता है। और वो उसके साथ साथ फिर ये वॉक वगैरह शुरू करें और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखें। एक जो चीज़ होती है जिनको ब्लड प्रेशर होता है और हार्ट एनलार्ज होता है, और जिस तरह इनकी एज अभी ये गवर्नमेंट सर्वेंट है और रिटायर हुए हैं, 60 के बाद रिटायर हो जाते हैं, और 60 से उम्र वाली उम्र में हार्ट का मसला हो सकता है, आपकी नालियाँ बंद हो सकती हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती हैं, उसको रूल आउट करना या उसको एक्सक्लूड करना बहुत ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर साहब से मशवरा करें। और अगर हो सके तो या तो स्ट्रेस टेस्ट है या सीटी एंजियो या एंजियो इस तरह की कोई चीज़, और अपने ब्लड टेस्ट जैसे हैं रूटीन वाले ब्लड सीपी है, शुगर है, फिर लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल का है, गुर्दे के टेस्ट जो कि ब्लड प्रेशर जो गुर्दे डैमेज करता है वो पता होना चाहिए, यूरिया क्रेटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स कितने हैं, यूरिक एसिड कितना है, ये सारी चीज़ें इन्हें चेक करवानी चाहिए। और अपना एक स्क्रीनिंग जो है हार्ट की वो उन्हें करवा लेनी चाहिए ताकि पता चले कि इस ब्लड प्रेशर और हार्ट एनलार्ज के अलावा भी कोई और कोई मसला तो नहीं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह है कि जब एक पाइप है और उसमें प्रेशर ज़्यादा हो गया है, जिस तरह के ब्लड प्रेशर की वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो हार्ट का जो मसल है उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट इनलार्ज हो जाता है। तो अगर टेस्ट करवा लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? अस्सलाम, नादिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी नादिया, सवाल पूछिएगा। जी, मेरी अम्मी के बारे में क्वेश्चन है कि उनकी उम्र 46 है। सॉरी, उनकी उम्र 70 साल है और उनका वजन 46 है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और एको करवाई है रिसेंटली उनकी, कोई 2-3 दिन पहले, और उसमें मिक्सोमेट्रियस माइट्रल वाल्व है। अच्छा। और मॉडरेट माइट्रल रीगर्गिटेशन है। ये 2 चीजें कंक्लूजन में लिखी हुई थी, और उनका जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो 60 है। अच्छा, ठीक है, सही। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है उनके बारे में कि 1 साल पहले भी उनकी एको करवाई थी। ठीक है। तो उसमें भी इतना कोई खास प्रॉब्लम समझ नहीं आया था, जस्ट वही माइट्रल वाल्व के ही इश्यूज थे। ठीक है, कोई एक दवाई पर थी, कॉनकोर खा रही थी वो। ठीक है। ठीक है, 2.5 वाली। सही। ठीक है, अब अभी कोई मसला हो रहा है उनको, कोई सिम्टम्स आ रहे हैं उनको? जी, पहले उनको सांस का इशू था कि कभी कभार उनका सांस खराब हो जाता था, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता था और वो ठीक हो जाती थी। सही। ठीक है, और उनके दोबारा दूसरे टेस्ट भी करवाया है, लिपिड प्रोफाइल वो भी ठीक है, शुगर टेस्ट करवाया वो भी ठीक है, यूरिक एसिड भी करवाया वो भी ठीक है। बस सांस फूल रहा है, कोई दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा उनको? दर्द सिर्फ उनको 1 या 2 बार हल्का सा हुआ है और उसके बाद वो ठीक हो गया है। कोई दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हैं तो उससे ठीक है? सिर्फ और सिर्फ कॉनकोर खा रही हैं। कॉनकोर के बाद से वो काफी बेहतर है, लेकिन हमने दोबारा एको करवाया है तो ये वाली प्रॉब्लम जो मिक्सोमेट्रियस माइट्रल वाल्व है, ये वाली है जिसकी मुझे इतनी भी समझ नहीं है। ठीक है, चलिए क्या प्रॉब्लम इसके बारे में आपको बताते एक सवाल मैं पूछूंगा जी, इन्होंने कभी आपको ये नहीं बताया कि सांस के साथ कभी चलने से सीने में दर्द होता है? माशाल्लाह से वो बहुत एक्टिव है, घर में सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती रहती हैं, उनको कभी पेन नहीं हुआ। वॉक वो 10 से 20 मिनट कर लेती हैं, लेकिन वैसे घर के कामकाज में वो एक्टिव है। जी, दूसरा डॉक्टर ने ये बताया कि दिल का साइज बढ़ा हुआ है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसका साइज बढ़ा हुआ है या एलए का साइज बढ़ा हुआ है? यहाँ पर उनकी रिपोर्ट में कोई भी साइज बड़ा उनका बताया नहीं है। नॉर्मल लेफ्ट। ठीक है। उन्होंने डॉक्टर ने कोई कभी एंजियोग्राफी या सीटी एंजियो की बात की है आपसे? सर, मैंने उनको आउटडोर में एक ही करवाया था, स्पेशली किसी भी प्राइवेट डॉक्टर के पास वो नहीं गई हैं, लेकिन उन्होंने स्ट्रक्चरली नॉर्मल अदर वाल्व का ही मैंने जी ठीक है, देखा है। ठीक है। अच्छा, वजन इनका हमेशा से इतना ही कम है 46? सर, वो बस मुल्क से बाहर गई थी तो वहाँ का पानी सूट नहीं गया, उसके बाद से उनका वेट इतना गिर गया है। चले, सही, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी जी आई थिंक एज 71 है, वेट 46 है। इस एज में कोई भी वजह हो सकती है इतना वेट होने की या वेट लॉस की। उसमें ज़्यादातर तो हम देखते हैं जी को बेसलाइन टेस्ट है, थायराइड के टेस्ट वगैरह करवा लें, जीआई के टेस्ट वगैरह करवा लें, अल्ट्रासाउंड करवा लें, छाती के एक्सरे करवा लें, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवा लें कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है सिनिस्टर वजह जिसकी वजह से वज़न कम हुआ हो।
ये जो इंसिडेंटल अगर फाइंडिंग है कि इनकी एको किया तो पता चला एक वाल्व लीक कर रहा है और उसमें इस तरह की चेंजेस और हार्ट एनलार्ज नहीं है, तो फिर ज़्यादा फिक्र करने वाली बात नहीं है। लेकिन उसके साथ अगर सांस के साथ इन्हें चलने से सीने में दर्द होता है तो फिर सीटी एंजियो या एंजियोग्राफी करवानी ज़रूरी है, क्योंकि पता चले कि ये वाल्व भी किस वजह से तो नहीं लीक हो रहा, कि नालियाँ बंद थी, कई छोटे मोटे हार्ट अटैक होते रहे, उससे वाल्व के ऊपर असर हुआ और वाल्व ने लीक करना शुरू कर दिया। तो इसको एक दफ़ा टेक आउट करना ज़रूरी है। लेकिन ये बता रही है कि बहुत ही एक्टिव है, घर के काम काज कर रही है, उन्हें कोई मसला नहीं है, तो वो दवाइयाँ कॉन्कर के अलावा अगर सांस फूलती है तो अपने डॉक्टर से बात करके पेशाब आवर एक गोली जिसमें स्पायरोमाइड या इस तरह की गोली या लैसेक्स ऐसी कोई गोली हो, उनके मशवरे से वो जरूर शुरू कर दें। यहाँ पर कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अतीक कुरैशी बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी, सवाल पूछे। अच्छा मैम, ये मैं मालूम करना चाहता डॉक्टर साहब से कि अगर आफ्टर 40 ईयर्स अगर कोई नॉर्मल इंसान भी हो, क्या वो कोई मेडिसिन जैसे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की रोविस्टा, जस्ट लाइक रोविस्टा, वो ले सकता है कि नहीं ले सकता? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो 200 से ऊपर है और आपकी जो LDL है वो 130 से ऊपर है और ट्राइग्लिसराइड जो है वो 200 या 300 से ऊपर है, तो पहले तो कोशिश करें कि पहले 1-2 महीने डाइट और एक्सरसाइज से सही करें उसे, यानी रोज़ाना आधे घंटे से 1 घंटा तेज़ वॉक करें, खुराक में चिकनाई कम करें, यानी पराठे का कम कर दें, अंडे का इस्तेमाल कम कर दें, गोश्त हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, तली चीज़ें, समोसे पकौड़े, इस तरह की मछली वछली, ये फ्राइड चीज़ें, इनको अवॉइड करें और ज़्यादातर सैलड और सब्ज़ी और दाल वगैरह पे आपका होना चाहिए सिलसिला। और मैं डेयरी की प्रोडक्ट्स भी है जिसमें दूध भी हो तो बगैर मलाई के हो, ये करें तो उससे आपका ऑटोमेटिकली बगैर दवाई के आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे आ जाता है। अगर ये सब कुछ करने के बावजूद 2 महीने आप ट्राई करते हैं और नहीं होता, तो फिर आपको दवाई जो है डॉक्टर के मशवरे से शुरू करनी चाहिए। और जब दवाई शुरू करें तो आपको अपने एक लिवर के टेस्ट करवा लेने चाहिए और एक मसल के टेस्ट करवाने चाहिए। कुछ लोगों को बड़ी कम परसेंटेज है जिनको कोलेस्ट्रॉल की दवाई से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो भी डॉक्टर के मशवरे के साथ आप अगर ज़रूरत है कि नहीं है फिर शुरू करें, अगर नहीं ज़रूरत तब शुरू ना करें। बिल्कुल सर, मैं ये पूछने वाली थी। आई एम ग्लैड कि आपने खुद ही बता दिया है कि खुद से नहीं इस्तेमाल करनी, डॉक्टर को चेक करवा लें और जो टेस्ट वगैरह हैं वो दिखा लें। अगर डॉक्टर कहता है तब आपने दवाई इस्तेमाल करनी है, खुद से नहीं करनी। अच्छा सर, ये अभी बहुत सारी कॉल्स ऐसी आई जिसमें पेशेंट्स ने कहा कि उन्हें कार्डियोमायोपैथी है, उनके दिल जो हैं वो इनलार्ज हो रहे हैं, तो क्या एज के साथ भी दिल इनलार्ज हो जाता है या कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिस तरह कि आपने ब्लड प्रेशर का जिक्र किया कि वो दिल को इनलार्ज कर देती है? देखिए, एज के साथ तो दिल इनलार्ज नहीं होता। अच्छा। दिल ठीक रहता है। दिल इनलार्ज होता है हमेशा किसी न किसी बीमारी से। ठीक। या आपको बीमारी हुई, शुगर हुई और आपने चेक ही नहीं करवाई और शुगर ने दिल के ऊपर असर किया और खामोशी से हार्ट अटैक करती रही और आपको पता नहीं चला और आपका दिल बढ़ गया। ठीक है। और पट्टे कमज़ोर हो गए। यही हिसाब ब्लड प्रेशर का होता है कि ब्लड प्रेशर आपको रहा और आपने चेक भी नहीं करवाया, चेक करवाया तो आपने पता चला ब्लड प्रेशर ज़्यादा और आपने दवाई बंद कर दी। ठीक है। और वो ब्लड प्रेशर ने आपका हार्ट एनलार्ज कर दिया और आपको कोई सिम्टम्स नहीं। उस वक्त सिम्टम में जब आपकी सांस फूलनी शुरू होगी। इसी तरह और बहुत सी वैल्वुलर लीजन्स हैं और वायरल डिजीज़ है जिसमें से ये हो जाता है। कुछ लोगों को बगैर किसी वजह के कार्डियोमायोपैथी हो जाती है और उसमें से कोई वायरल इलनेस, कोई इवन फ्लू। अच्छा। हाँ, फ्लू का जो वायरस है, हेपेटाइटिस का जो वायरस है, फॉर दैट मैटर और जितने वायरस हैं वो थोड़ी देर के लिए अफेक्ट करते हैं और आपका दिल जो है उसके पट्टे कमज़ोर इलाज होना शुरू हो जाता है। और जब भी सांस फूले आपकी, अपना एको ज़रूर करवा ले। एको एक वाइट टेस्ट है जिससे आपको पता चलता है आपका दिल कमज़ोर हो गया है कि नहीं। और ख़वातीन में, अगर स्पेशली प्रेगनेंट ख़वातीन में ये सांस फूले तो वो जो है पोस्टमार्टम कार्डियोमायोपैथी वाली जो होती है, पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी होती है, ये वो वाली होती है, उनको अपना एको ज़रूर करवाना चाहिए। और वो कई दफ़ा होता है कि अगर शुरू में ही उसका इलाज शुरू कर दें तो हार्ट कई दफ़ा बहुत सारे केसेस में वो रिकवर करता है और अगर वो लंबा हो जाए तो फिर रिकवर नहीं करता, उसी तरह कमज़ोर रहता है और बड़ा रहता है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपको एबनॉर्मल लग रही है तो आप ज़रूर चेक करवा लें, एक जो शक है वो जहन से निकलवा लें तो बेहतर है। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? वालेकुम अस्सलाम, सोबिया बात कर रही हूँ बहावलपुर से। जी सोबिया, सवाल पूछिएगा। मैम मेरा ना थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि पिछले साल लास्ट ईयर नवंबर में ना मुझे ऐसे थोड़ा सा ना सीने में ना जकड़न सी महसूस हुई है। ठीक है। तो उसके बाद जो है ना वो मैं कार्डियक इमरजेंसी गई हूँ, वहां पे उन्होंने मेरा बीपी चेक किया है, 130 बीपी था मेरा ना। अच्छा। ईसीजी किया है, उन्होंने कहा जी ईसीजी भी आपकी नॉर्मल है तो आप ऐसे करें। ये थोड़ा सा ना एक उन्होंने इंजेक्शन टैबलेट दिया मुझे और वो टैबलेट मैंने जैसे ही जुबान के नीचे रखी है ना तो सडन जो है ना वो मेरा बीपी बहुत डाउन हुआ है और मुझे हार्ट अटैक हो गया वहीं हॉस्पिटल में। ओहो।
तो उसके बाद मैं 3 दिन एडमिट रही हूँ, फिर एंजियोग्राफी हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई है, फिर मेरी उन्होंने जो है ना वो 2 स्टंट मुझे किए हैं, फिक्स किए हैं। ठीक है। उसके बाद ये हुआ है कि मेडिसिन मेरी अब चल रही है, पूरा साल हो गया है, अभी नवंबर ठीक हैं पिछले आप? साल नवंबर से ठीक, बोलने अभी तो दीजिए। तबीयत बेहतर है। दरमियान में ये हुआ है कि बहुत ज्यादा ना क्या नाम उसका डिप्रेशन हो गया बहुत ज्यादा। उसके बाद अब ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि अब आजकल मेरे साथ ये इशू हो रहा है, वैसे तो नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है मुझे ना, लेकिन मेडिसिन खा रही हूँ। अब आजकल ये हो रहा है कि रात को जब सोई भी होती हूँ, कुछ साइड बदलती हूँ ना, जैसे आंख खुलती है, साइड चेंज करती हूँ, तो एकदम से ना हार्ट बहुत तेजी से ना बीट करने लग जाता है। अच्छा। इतनी ज्यादा हार्ट बीट होती है ना कि मेरे अपने कानों तक महसूस होती है कि मुझे बहुत ज्यादा हार्ट बीट है। ठीक डॉक्टर्स है। को चेक करवा रही हूँ मुसलसल, 6 महीने बाद चेकअप होता है। उन्होंने कहा है कि जी नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं अब क्यों महसूस हो रहा है कि जो है ना क्या नाम है उसका, मेरा ठीक ना है। कुछ थोड़ा सा ऐसा हार्ट बीट बहुत एज क्या महसूस है हो आपकी और वजन कितना है रहा है। एज, आपका? जी जी, मेरी एज 44 है और वेट जो है वो मेरा है 90। अच्छा, ठीक है। वॉक वगैरह करती हैं आप? और आजकल कोई परेशानी तो नहीं है, कोई एंजाइटी तो नहीं है? नहीं, आज का अब तो एंजाइटी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन आजकल सिर्फ यही है कि जब रात को साइड चेंज करती हूँ ना, ठीक है। आंख खुलती है मेरी, तो उसके बाद जो है ना वो मुझे ऐसे हार्ट बीट खुद महसूस होती है कोई कि दर्द वगैरह तो नहीं आ रहा चलने नहीं, पर, पेन बैठे रहने नहीं, पर? नहीं पेन वगैरह बिल्कुल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। शुगर तो नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। खानदान में दिल का मसला है? किसी को भी नहीं है मैम, मैंने बल्कि बाद में एक दफा दूसरे किसी डॉक्टर को सेकंड ओपिनियन ली थी। उन्होंने मेरी जो एंजियोप्लास्टी वाली सीडी थी वो देखी है, और तो उन्होंने कहा है कि आपका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, माशाल्लाह बहुत सेहतमंद हार्ट है चलें, आपका। ठीक सिर्फ ठीक है। एक जो साइड वाली एक छोटी वेन होती है उसमें आपके इशू आया है ना। ठीक है। चलें, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी सर। जी, आई थिंक जो इन्होंने अपनी हिस्ट्री सारी बताई है उसके हिसाब से तो माशाल्लाह ठीक है, ये सही। कोई फिक्र वाली बात नहीं है इनकी। वहाँ पे एंजियोग्राफी हुई, फिर एंजियोप्लास्टी हुई 1 साल पहले, इसके बाद मेडिसिन खा रही हैं बाकायदगी के साथ। जो एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके लिए करने वाली है कि वेट थोड़ा सा ज़्यादा, वेट वजन कम ज़्यादा करें है इनका। और वॉक जो है कम से कम आधा घंटा 1 घंटा टाइम रख के करें, और उसको नुस्खे का हिस्सा बना लें कि जिस तरह मैं दवाइयाँ बाकायदगी से खाती हूँ इसी तरह मैंने वॉक बाकायदगी से करनी है। और ये जो सिम्टम बता रही है, रात को करवट लेने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो ये कोई मसला नहीं है। ठीक है। हाँ, ये वॉक करेंगी, हार्ट की कंडीशन होगी, हार्ट का जो है रेट है या नब्ज़ है उसकी रेट कम होगा, तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल फिट है, बस सिर्फ वॉक करने की जरूरत और परेशान ना हो ना ज़्यादा। परेशान ना हो। ठीक है बिल्कुल सर, ज़्यादा। इन्होंने ये भी कहा कि इनको जो गोली दी गई ज़ुबान के नीचे रखने के लिए, उसकी वजह से इनको हार्ट अटैक हो नहीं गया, नहीं तो नहीं, ये उस ज़रा वक्त क्लैरिफाई हाँ, कर दें। ये उस वक्त इन्हें हार्ट अटैक हो रहा था, बिल्कुल। उन्होंने एंजियोसेट दी, शायद उससे हार्ट अटैक रुके, वो नहीं रुका। वो शुक्र है कि वो हार्ट अटैक हॉस्पिटल के अंदर हुआ, उन्होंने एंजियोग्राफी की, नालियां बंद थी, और जब तक वो खुलती ना, स्टेंट ना डलते, उनका मसला ठीक नहीं होना था। स्टेंट डल के माशाल्लाह फर्स्ट क्लास हो गया, और सही टाइम पे ये हॉस्पिटल पहुंची, और इनका सही इलाज भी हो गया। बिल्कुल सर, मैंने ये सवाल इस वजह से पूछा क्योंकि बाज़ औक़ात पेशेंट्स एक इवेंट को दूसरे से रिलेट कर लेते हैं कि डॉक्टर ने खून लगाया तो ये हो गया, डॉक्टर ने दवाई दी तो ये हो गया। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है जिस तरह कि आपने कहा कि हार्ट अटैक ऑलरेडी हो रहा था और जो डॉक्टर ने दवाई दी बल्कि वो बेहतर करती है और उसी वक्त सारा इलाज हो गया। तो डॉक्टर अपने प्रोटोकॉल्स जो हैं वो पूरे करते हैं और पेशेंट की भी जिम्मेदारी है कि इसके वो मैं टाइम एक पर बात पहुंचे। बताता चलूँ कि एंजियोसेट की एक जो इंस्ट्रक्शन ये है कि एंजियोसेट हमेशा बैठ के ज़बान के चले। कुछ लोग जो हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं कि जो ही वो खड़े होकर ज़बान के नीचे गोली रखते हैं, एकदम उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, उन्हें चक्कर आते हैं, वो गिर जाते हैं। तो इसलिए हमेशा जो एंजियोसेट, और स्पेशली एल्डरली जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, उनमें ये ज़्यादा मसला होता है। तो जब भी आप एंजियोसेट ले, कोशिश करें कि बैठ के लें। ठीक है सर, कोई ऐसी दवाइयाँ भी हैं जिनके साथ एंजियोसेट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? देखिए, उसमें नॉर्मली तो होता ही है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे 80 है, 90 है, कई दफ़ा उससे ब्लड प्रेशर नीचे आ सकता है, तो इसलिए, और अगर आप नाइट्रेट पहले ले रहे हैं, कैल्शियम एंटेगनिस्ट पहले ले रहे हैं, उससे ब्लड प्रेशर नीचे आ सकता है। और लेकिन ज़्यादातर एंजियोसेट है ही इमरजेंसी के लिए, और ये आपको जब सीने में दर्द हो तो आपने बैठ के ज़बान के नीचे रखनी है। अगर एक से आराम ना आए तो 5-7 मिनट के बाद दूसरी रखें, और दूसरी से ना आए तो 5-7 मिनट के बाद तीसरी रख लें, और 7 डिस्प्रिन चबा के खा जाए, और फिर हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर मॉनिटर कर रहे होते हैं, और आपकी रिदम, आपके जो हार्ट बीट है और ECG जो आ रही होती है, और ब्लड प्रेशर जो पता चलता है, और ऑक्सीजन सैचुरेशन पता चलता है, वो मॉनिटर से पता चलता है। फिर उसी हिसाब से अगर उसमें कोई तब्दीलियां आ रही हैं तो उसको उसी तरह फ़ौरन मैनेज कर लिया जाता है। यहाँ पर कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
जी, कॉल ड्रॉप हो गई। ठीक है सर, आपने कहा कि वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मॉनिटरिंग होती है और डॉक्टर उस लिहाज से ही दवाई देता है। सर कुछ दवाइयाँ इस तरह की होती हैं जिस तरह के जो वाल्व वाले पेशेंट्स होते हैं उनको ब्लड थिनर्स पर रखा जाता है, तो अगर इन पेशेंट्स का कोई ऑपरेशन वगैरह हो तो क्या ब्लड थिनर्स रोक दिए जाते हैं और कितने अरसे के लिए रोके जाते हैं और कब रीस्टार्ट किए जाते देखिए, हैं? ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। जब किसी मरीज़ का कोई ऑपरेशन होता है तो उस सर्जन का या अनेस्टेस्ट का जो बेहोश करता है उसका फ़र्ज़ बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो वापस कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजे कि मैं ये सर्जरी कर रहा हूँ, ये गोलियां दवाइयां दे रहे हैं, मैं ये दवाई बंद करना चाहता हूँ, मैं बंद करूँ या ना करूँ, ठीक है। और अगर नहीं बंद करूँ तो आप क्या तजवीज़ करते हैं कि मैं कैसे ऑपरेशन करूँ। तो ये डॉक्टर की जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसकी एडवाइस लेनी बहुत ज़रूरी है। और मरीज़ों के लिए भी ये है कि जब तक आपका कार्डियोलॉजिस्ट आपको ना बताए कोई दवाई बंद करनी है, आपने किसी के कहने पे बंद नहीं करनी, क्योंकि सर्जन को उस दवाई की अहमियत का नहीं पता, वो क्या नुकसान कर सकती है बंद करने से, वो सर्जन को नहीं पता। वो उस कार्डियोलॉजिस्ट को पता है कि इसका स्टेंट बंद हो सकता है या इसको हार्ट अटैक हो सकता है, कितने दिन के लिए बंद करनी है, बंद करें या ना करें, ये जारी रखते हुए ऑपरेशन हो जाना चाहिए। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि हमेशा कार्डियोलॉजिस्ट ही उस पर ओपिनियन देगा, सर्जन खुद को डिसीजन ना दे, क्योंकि वहाँ पे फिर मसले हुए हैं कि सर्जरी करते हुए, ऑपरेशन करते हुए, एनेस्थीसिया देते हुए हार्ट अटैक हो जाता है, मरीज को कार्डियक अरेस्ट होता है, फिर उस इमरजेंसी में फिर वापस दिल के अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया जाता है। तो ये वाली चीज़ वक्त से पहले जो उसकी एहतियात कर ले, वक्त से पहले मशवरा ले लें, फिर सर्जरी करना शुरू करें। यानी कि बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट अपने डॉक्टर को बताए कि मैं इन दवाइयों पर हूँ, मुझे दिल का ये मसला है, और फिर सर्जन की ड्यूटी बनती है कि वो एक कार्डियोलॉजिस्ट का रिव्यू भी इसमें रख लें। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। जी सर, जिस तरह कि हमने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि दवाइयाँ ख़ुद से बंद नहीं करनी है। सर बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि अगर डॉक्टर ने स्टेंट का कह दिया तो लोग घबराकर घर ही बैठ जाते हैं। तो आपके ख़्याल से बीमारी को ये सोच कर कि मैंने इलाज नहीं करवाना या ऑपरेशन बहुत मुश्किल है, घर बैठना ठीक है, दवाइयों पर ही पेशेंट को रहना चाहिए, या थोड़ी सी हिम्मत करके इलाज करवा लेना चाहिए? देखिए, दो चीज़ें हैं। आई थिंक अब हमारे यहाँ जो कई दफ़ा लोगों को माली मसाइल का होता है सिलसिला के अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ऑपरेशन नहीं करवा सकते, लेकिन अगर आपको एडवाइस किया गया कि आप स्टेंट डलवाएं या बाईपास डलवाएं और आप फ्री आपका नहीं हो रहा, या आपकी एंटाइटलमेंट नहीं है, या कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो फिर उसमें दो चीज़ें हैं। उसमें यह है कि एक देखें कि क्या जब दवाइयाँ आपने शुरू की तो आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही, आपके सिम्टम्स ठीक हो गए हैं। यानी वो जो चलने से पहले सीने में दर्द होता था, सांस फूलता था, आपको काम करते हुए रूटीन वाला डेली काम जो आप जो भी जॉब कर रहे हैं वो करते हुए आपको तकलीफ़ होती थी, वो दवाइयों से ठीक हो गई है कि नहीं। अगर वो ठीक हो गई है तो फिर आपके पास गुंजाइश है कि आप दवाइयों से ही चलाए रखें, और जब तक कि आप फैसला ना कर लें कि आपने स्टेंट डलवाना है या बाईपास करवाना है कि नहीं करवाना। और जब उन दवाइयों के बावजूद आपको सीने में दर्द होना शुरू करे तो वो ख़तरनाक सूरत हाल है, जहाँ पे आपको हार्ट अटैक किसी वक्त भी हो सकता है, दिल के अटैक हो सकता है, जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है, खुदा न खास्ता मौत भी वाक़या हो सकती है। फिर आपको कोई ना कोई इंटरवेंशन ज़रूर करवानी चाहिए। हाँ, दवाई जो आप जो लें वो अपनी बाकायदगी से लें, अपनी दवाई की जो खुराक है वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से एडजस्ट करवाते चले जाए जब तक कि आपको सिम्टम्स ना हो। और अगर आपका काम चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं होती, इवन थोड़ी भी तकलीफ होती है, वो भी तकलीफ है, और उसको सीरियसली ले। यानी कि वो भी हो सकता है कि उसकी वार्निंग है, हार्ट अटैक की वार्निंग है, इसलिए वो भी तकलीफ हो, फिर डॉक्टर के पास पहुंचे और वो प्रोसीजर जिसकी आपको एडवाइस किया गया फिर प्रोसीजर जरूर बिल्कुल। ये है कि आंखें आपने बंद नहीं करनी, अगर बीमारी उधर है तो उसका इलाज ज़रूरी है। देसी नुस्खे जो हैं वो बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकते, थोड़े हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं शफीकर रहमान बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी, सवाल पूछिएगा शफीक। ये सवाल मेरा ये है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी एज 71 है। ठीक है। तो मेरे आजकल जो मसला ये है कि मैंने अभी हाल ही में इको कराई है, वो सही आई है। ठीक है। अभी जो मेरी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरे प्लेटलेट जो है ना वो काफी कम हो गए। कितने? प्लेटलेट मेरे जो है वो 40,000 तक आ गए। अच्छा, ठीक है। कोई बीमारी वगैरह हुई थी आपको, कोई बुखार वगैरह कुछ? हाँ, वो डायरिया हुआ था ये 2 महीने पहले। ठीक है।
उससे मेरे ये जो है ना अभी प्लेटलेट जो है ना काफी। दवाइयाँ कौन सी ठीक है, लें? दवाइयाँ कौन सी इस्तेमाल करें, और कोई आपको इस तरह से तो नहीं लग रहा कि आपके गम्स में से खून आ रहा हो या पेशाब में खून आ रहा हो या कहीं और किसी जगह पर नहीं, नील पड़ रहे वो हो? ब्लीडिंग नहीं हो रही कोई भी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, दवाइयाँ तो कौन सी इस्तेमाल करें? दवाई मैं हार्ट के लिए बेसिकार्ड ले रहा हूँ, ठीक है, और लोपरीन ले रहा हूँ, और शुगर भी है मुझे, उसके लिए मैं टीगामेट ले रहा हूँ। ठीक है। टीगामेट, और बस वो। तो आप पहले पूछना क्या चाह रहे? एंजियोप्लास्टी तो नहीं जी, पहले भी कोई? एंजियोप्लास्टी पहले हुई थी? जी जी, मेरी एंजियोप्लास्टी 2013 में हुई है जी। ठीक है, उसमें क्या बताया था हाँ, उन्होंने? उसमें मुझे स्टंट पड़ा था ना। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद मेरा सही है। अभी दिल का भी वो जो इको हुई है, वो कह रहे हैं दिल का मामला आपका ठीक है। ठीक है। ठीक है, चलें, बहुत अभी शुक्रिया ये आपने मुझे कॉल। प्लेटलेट का मामला जो है ना, ये काफी कम आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, जी प्लेटलेट्स जी हाँ, कम ये है। आई थिंक ये एक जी। सवाल, ये इस तरह के 40,000 मसले जो है पे। काफ़ी आते हैं कि जब आप लॉपरिन या एस्प्रिन किसी भी शक्ल में ले रहे होते हैं तो उसमें से कुछ लोगों के प्लेटलेट जो है वो कम हो जाते हैं, लेकिन ये उसकी वजह से कम नहीं हुए, कोई ना कोई बीच में इन्फेक्शन हुई है, बिल्कुल। और उसमें से वायरल इन्फेक्शन हो सकती है या और वजह हो सकती है। उसमें जो खून के बाकी टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है। इन्हें फ़िलहाल ये चाहिए कि अपनी जो लॉपरिन है वो हर तीसरे दिन जाके ले, यानी 2 दिन छोड़ के ले, तो और फिर 2 हफ्ते के बाद दोबारा अपने प्लेटलेट काउंट जो है वो चेक करवाएं। और अगर वो ठीक नहीं होते तो इन्हें चाहिए कि हेमाटोलॉजिस्ट हमारे होते हैं, क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट, जो कि ब्लड के जो बीमारियां उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें एक दफ़ा ज़रूर चेक करवा लें। इस एज में 71 की एज में ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ प्लेटलेट काउंट कम हुए हों, और ये किसी बीमारी की एक इंडिकेशन ऑफ वार्निंग हो सकती है कि इससे सीरियस कोई बीमारी पीछे चल रही है जिसने प्लेटलेट कम कर दिए। सही। उसमें फ़िलहाल तो ये लॉपरिन बंद करके देखें, और फिर अपने डॉक्टर साहब को ज़रा चेक करवाएं ताकि प्लेटलेट जो है उनके वो डिग आउट करेंगे ये क्या वजह, क्या क्यों प्लेटलेट कम हुए। क्योंकि लॉपरिन तो 2013 से ये ले रहे हैं, जब स्टेंट डलवाया था, तो ये अभी आके लॉपरिन के वो इफेक्टिव होना होता है तो शुरू में ही हो जाता है। तो ये चाहिए कि अपने ये टेस्ट जरूर करवा लें। फिलहाल जो इन्हें एडवाइस है कि ये अपनी लॉपरिन जो है वो हर तीसरे दिन लें, 2 दिन छोड़ के लें। हो सकता है कुछ से इनके प्लेटलेट ऊपर आ जाए, और 2 हफ्ते के बाद अपने प्लेटलेट जरूर चेक करवाएं। फिर हमें दोबारा कॉल कर लें, हमें दोबारा कॉल करें ताकि हम इस पे एक रिव्यू दे सकें। जी सर। अच्छा सर, एक सवाल आया है ऑफलाइन कि अगर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ रहा है तो क्या कोई अलामात होती हैं जिससे आप बता सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है? जिस तरह कि आपके आंखों के ऊपर वो येलो एक्यूमुलेशन आना शुरू हो जाती हैं, तो और भी कोई कोलेस्ट्रॉल हाई होने के सिम्टम्स होते हैं? देखिए, सिम्टम्स तो वही होते हैं जो हार्ट के सिम्टम्स होते हैं कि कहीं दिल की नालियां बंद हुई तो आपको सीने में दर्द होना शुरू हो गया, टांग या पाँव की नालियां जो है वो बंद होनी शुरू हुई तो आपको टांगों में दर्द शुरू हो गया, और उसमें से वो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन वाला सिलसिला शुरू हो गया। और उसके अलामात कुछ लोगों के ऐसे होता है, उनके फैमिलियल उनको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है, यानी कि उनके ख़ानदान में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जेनेटिकली विरासती तौर पे चल रहा होता है। उसको फिर आपने देखना होता है कि कितना लेवल है, क्या उसको ट्रीट करना है, दवाइयों से ट्रीट करना है, किस तरीके से ट्रीट करना है। और कई दफ़ा उसके वाकई निशानात, जैसे आपने कहा कि आपकी पुतली जो है आँख की, उसके इर्द गिर्द एक सफ़ेद दायरा बन जाता है, फिर इधर आपको वो उसकी कलेक्शन जैंथेनोमास जो जैंथिलाजमास वो शुरू हो जाते हैं। हाँ, वो कई दफ़ा ये कान की क्रीज बढ़ जाती है, फिर आपकी जो एल्बोज है, कोनिया है, इन पे वो नाड्यूल से बन जाते हैं जो कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। तो जब इस तरह का हो तो फिर कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना चाहिए, और उसके जब लेवल ज़्यादा है तो फिर उसके फर्दर टेस्ट हार्ट के होने चाहिए, जिसमें एको है, ईटीटी है, बाकी फर्दर ब्लड टेस्ट है, ताकि पता चले कि ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है इसने आपकी नालियाँ बंद तो नहीं की। और हम यही एडवाइस करते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स का आपने वेट नहीं करना, आप जाके एक सिंपल सा टेस्ट है वो करवा लें, तो उससे आपको पता चल जाएगा। और ये ना हो कि खुदा न ख्वास्ता आप सिम्टम्स का वेट करते रहें तो आपको हार्ट अटैक ही हो जाए। अच्छा सर, एक पेशेंट थे जिन्होंने ये बताया कि एक्सरे पे उनको बताया गया कि उनका दिल इनलार्ज है। बाज़ औक़ात एक्सरे होता है और पता चलता है कि दिल जो है वो दूसरी साइड पर है, डेक्स्ट्रोकार्डिया उनको डायग्नोज होता है। तो ये क्या होता है, इसका किस तरह से पता चलता है, इसके कोई नुकसानात भी हो सकते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया के? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका दिल जो है वो बजाय लेफ़्ट साइड के वो राइट साइड पे होता है, और बजाय लिवर जो है राइट साइड के बजाय लेफ़्ट साइड पे चला जाता है, और नॉर्मल होता है उसमें। लेकिन कुछ लोगों की पैदाइशी तौर पे दिल की बीमारियां होती हैं, उसमें सुराख होता है, या फिर जो खाने एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसमें
डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे गंदा और साफ़ उनका तो आपस में मिक्स हो रहे होते हैं और हाथ पाँव नीले हो जाते हैं, ज़ुबान नीली हो जाती है, ये इस तरह के मसले होते हैं। लेकिन जब आपको पता चले कि जी कि आपने चेस्ट एक्सरे करवाया, कई दफ़ा नहीं, जब डॉक्टर चेक करता है तो हार्ट बीट ढूंढता रहता है, उसे नहीं मिलती लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे वो नहीं चेक करता, तो वो एक्सरे करते पता चलता है दिल तो जो है वो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे नहीं है, तो फिर एको ज़रूर करवा लेना चाहिए। वो टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बताएगा कोई इसके साथ कोई पैदाइशी तौर पे दिल की बीमारी तो नहीं है। ठीक सर, कोई फाइनल मैसेज आप देना चाहें प्रोग्राम के हवाले से? देखिए, उसमें से फाइनल मैसेज तो हमारा ये है कि जी कि आप एहतियात करें और खुराक को सादा रखें, एक्सरसाइज करें, सिगरेट ना पिएं, मोटापे को कम करें, नींद को पूरा करें, और अगर आपको बीमारी से बचना है तो अगर बीमारी हो जाए और आप अपनी दवाई बाकायदगी से खाएं और जो आपको एहतियात बताई उस एहतियात को फॉलो करें। और लोग बीमारी के साथ दवाइयाँ बाकायदगी से लेके एहतियात के साथ नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं और आप एक नॉर्मल इंसान की तरफ लाइफ गुजार सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा फाइनल मैसेज यही है, जिस तरह कि सर ने कहा कि चलते फिरते रहिए, वॉक कीजिए, हेल्दी डाइट इस्तेमाल कीजिए और खुश रहिए। जो पास्ट है उसको पास्ट में छोड़ दें, प्रेजेंट में ज़िंदा रहें और मुस्तकबिल के बारे में भी ज़्यादा मत सोचें, प्लान करें ज़रूर चीज़ों को। इसी तरह डॉक्टर को हमारा मैसेज ये होगा कि आपके पास जब पेशेंट आता है तो उसको सुनिए। डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर नहीं होता है, बल्कि वो एक साइकोथेरेपिस्ट भी होता है। अगर वो अच्छे तरीके से बात कर ले तो मरीज़ की 50% बीमारी वहीं पर ठीक हो जाती है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।